दोस्तों नमस्कार। आजकल एक पुस्तक जो कि एक उपन्यास है, देश की व्यापक फलक पर काफ़ी चर्चा में है। उपन्यास का शीर्षक है मैं भी भारत। हाल ही में प्रकाशित अजय सिंह राणा का ये उपन्यास सोशल मीडिया पर तमाम पाठकों की प्रतिक्रियाएं इस उपन्यास पर पढ़ने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक प्रतिक्रिया मैं पढ़ रहा था जो कि बाबैन कुरुक्षेत्र हरियाणा की निवासी वरिष्ठ साहित्यकार, लेखिका, समीक्षक श्रीमती कमलेश चौधरी जी ने लिखी है। आज उनकी लिखी समीक्षा मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। मैं आपका मदनलाल मधु। कमलेश चौधरी जी ने इस टिप्पणी को शीर्षक दिया है मैं भी भारत उपन्यास पर कुछ जरूरी बातें। क्या लिखती हैं? इस उपन्यास की कथा की बुनावट अजय सिंह राणा की भावनात्मक और लेखकीय क्षमता को दर्शाती है। उपन्यास के मुख्य चरित्रों के मानसिक द्वंद्व को समीक्षा के दायरे में लाना बहुत ही कठिन काम है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि कुदरत आदमी की हर आवश्यकता पूरी कर सकती है, पर उसके लालच को नहीं, क्योंकि जरूरतें सीमित की जा सकती हैं, पर लालच अंतहीन होता है। जब मानव निजी सुख, दौलत, ऐश्वर्य और वर्चस्व के लिए कुदरत का गैर जरूरी इस्तेमाल करने लगता है तो अंतहीन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक विषमता आक्रोश की जननी है और आक्रोश हिंसा को जन्म देता है, जिससे मानव जीवन अशांत और हिंसक हो जाता है। जब हिंसा को समर्थन मिलता है तो देश तबाही की ओर चल देता है। अजय सिंह राणा का उपन्यास मैं भी भारत इस कथ्य की बेहतर, सटीक और सार्थक पड़ताल करता नजर आता है। जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन का अनुप्रास सबको जीने के सलीके देने में समर्थ है, पर इसके छिन्न भिन्न हो जाने से जो संकट आता है वही उपन्यास का आधार है। जंगली कबीलों, आदिवासियों ने जंगल से उतना ही लिया जितना जीने के लिए पर्याप्त था। फलस्वरूप ये वन, पर्वत, घाटी प्रकृति के अकूत भंडार बन गए। मानव ने भौतिक विकास किया। आदि मानव से पाषाण युग से तरक्की की सीमाएं लांघता हुआ चांद तक चला गया, तो ये जंगल, पर्वत उसके सामने कहां टिक पाते। उसकी लालची नजर इस वन संपदा पर लगी तो सब तहस नहस होता चला गया। यहीं से हमारे उपन्यास का ताना बाना शुरू होता है। एक आदिवासी अंचल पर आधारित कथानक जिसे लूट का शिकार बनाया जा रहा है, इसे लूटने के लिए एक त्रिशूल बन गया है, जिसका पहला भाला सरकार, दूसरा भाला कारपोरेट, तीसरा भाला ब्यूरोक्रेट्स और स्थानीय छुटभइये गुंडे इस त्रिशूल में दंड की जगह फिट हो गए हैं। उपन्यास की कथा दो जगह घटित हो रही है। दो अजनबी से रेल यात्री हैं जो सफर में अपनी बातचीत से उपन्यास को रेल के साथ ही गति दे रहे हैं। दूसरी घटनाएं जंगल में घटित हो रही हैं। एक बार तो पाठक चकरा जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, पर जब बात समझ में आती है तो एक कमाल के कथा शिल्प से इस उपन्यास का सामना होता है। एक नए तरह का भाषाई एडवेंचर पाठक को अभिभूत कर देता है। उपन्यास में बुद्ध राय शरण हैं, चक्रधर की बेटी कावेरी हैं, उसका छोटा भाई दनेश्वर जो पढ़ लिख कर कुछ बन जाने की आस लेकर शहर पढ़ने गया है। गांव के नज़दीक वहाँ कस्बे में बैंक है,
किसानों पर कर्जा है, सरकार की शय पर कुछ भी कर देने वाला थानेदार है, इन सबको सम्मान सहित गांव में घुमाने वाला गुंडा दुर्योधन नायक है। शोषण के सभी हथियार प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। जंगल में पहले उनके जंगल उजाड़े जाते हैं और फिर उनकी जमीनें छीनने का सरकारी षड्यंत्र उनको जीते जी मरने पर विवश कर देता है। धनेश्वर ये सोचकर पढ़ाई करता है कि शहर में नौकरी करेगा तो शोषण से मुक्ति मिलेगी, लेकिन योग्यता के बावजूद उसे वेतन कम दिया जाता है और कागज पर ज्यादा लिखा जाता है। स्कूल मैनेजमेंट उसके ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट जमा कराने को कहता है ताकि वह किसी और जगह फॉर्म न भर सके, यानी कि शोषण से मुक्ति कहीं भी संभव नहीं है। इस व्यथा में उसका प्यारा सा दोस्त साहिल उसे हिम्मत देता है। दूसरी ओर उधर गांव में वेंकटेश्वर नाम का एक युवक इस शोषणकारी व्यवस्था से तंग आकर बागी बन जाता है और व्यवस्था को चुनौती देता है। बुद्धराय शरण उससे प्रभावित तो है, पर उसके संस्कार उसे हिंसा के मार्ग पर चलने से रोकते हैं। वह असमंजस में है। जंगल, कावेरी और बुद्ध के प्यार को लेखक ने बड़ी सहजता से परवान चढ़ते दिखाया है। इस प्यार में शालीनता है, सरलता है, कहीं भी किसी तरह की उत्तेजना या वहशत नहीं है। इनका प्यार जंगल की तरह सरल भी है और जटिल भी। इसे मैं लेखक की भावनात्मक और लेख की एक क्षमता कह सकती हूं। दुर्योधन के जुल्म, थानेदार, बैंक और प्रशासन की ज्यादती के आगे सिर झुकाने की बजाय बुद्ध वेंकटेश्वर के दल में शामिल होकर पुलिस की आंखों में खटकने लगता है। उधर कावेरी भी कटार साथ रख लेती है। शहर में धनेश्वर का साथी अध्यापक नरेन उसका परिचय एक प्रोफेसर से करवाता है। प्रोफेसर संजीत राय नरेन का इरादा व्यवस्था से हिंसक टकराव अर्थात हथियारबंद संघर्ष करने का है, पर मानवता और अहिंसा पर अडिग रहने वाला धनेश्वर उनकी बात स्वीकार नहीं करता है। उसके मन के द्वंद्व को समीक्षा के दायरे में लाना असंभव है। उसे पढ़कर ही उसकी गहराई को समझा जा सकता है। पुलिस द्वारा कॉमरेड दादा रामानुज की अवैध गिरफ्तारी, बदले में थाने पर हमला करके उद्योगपति प्रफुल्ल का अपहरण, फिरौती में रुपए और दादा की रिहाई की सौदेबाजी करता वेंकटेश्वर, सब इतना स्वाभाविक ढंग से लिखा गया है जैसे अखबार में किसी सच्ची घटना का विवरण पढ़ रहे हैं। समझौता होता है कि वेंकटेश्वर दादा को छोड़ते ही प्रफुल्ल को छोड़ देगा, पर हेलीकॉप्टर से जवान उतरकर उसे घेर लेते हैं। यहां घटनाक्रम तेजी से बदलता है। बहुत से लोग मारे जाते हैं। उधर धनेश्वर गांव जाता है या नहीं, इसके लिए आपको उपन्यास पढ़ना होगा। कावेरी, दुर्योधन नायक आदि का अंत क्या होगा, इसके लिए भी आपको कहानी को पढ़ना पड़ेगा। अंत में जख्मी बुद्ध है और उसकी कुल्हाड़ी है, पानी में भीगता धनेश्वर है और उसके हाथ में एक है छोटा सा पत्र। एक समीक्षक के रूप में मैं इस उपन्यास में कुछ जमा या घटा नहीं कर सकती। इसका वाक्य विन्यास, संवाद लेखन, पात्रों के अंतर्द्वंद्व का चित्रण, कथा, शिल्प सब महत्वपूर्ण है, संपूर्ण है। तृप्ति और धनेश्वर के सात्विक और त्याग से परिपूर्ण प्यार को कमाल के शब्दों में पिरोया है। इसके उत्तरार्थ में तो ऐसा कमाल का भाषाई चमत्कार है कि हमें ऐसा लगता है कि किताब न पढ़कर कोई फिल्म देख रहे हों। घटनाओं के तेजी से घटते जाना बेहद रोमांचकारी है। अंत में ये उपन्यास हिंसा, अहिंसा और व्यवस्था पर वाजिब सवाल खड़ा करने में सफल होता है।
महाभारत में युधिष्ठिर युद्ध की निरर्थकता पर सवाल उठाते हैं तो भीष्म कहते हैं, पापी कौन, मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला, या कि खोजते न्याय विघ्न का शीश उड़ाने वाला? कि युद्ध करने वाले दोषी होते हैं या युद्ध के लिए उकसाने वाले? यही सवाल यह पुस्तक उठाती है। अब कुछ चर्चा उपन्यास की उन बिंदुओं पर भी कर ली जाए जो कमजोर कड़ी के रूप में सामने आए हैं। पहला, कावेरी का चरित्र जो बुद्ध की बातों को समझकर उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, हर समय कटार साथ रखती है, दिलेरी से भरी बातें करती है, कहती हैं कि जंगल की बेटी हूं, ऐसे डरने वाली नहीं हूं। दुर्योधन को एक बार कटार से घायल भी कर देती है, लेकिन अंत में कावेरी को जितनी जुझारू और बहादुर दिखाया जाना चाहिए था, उस स्तर का नहीं दिखाया गया है। उसे वैसा ही संघर्ष करते हुए दिखाया जाता तो कथानक और दृढ़ हो जाता। दूसरा है जर्नलिस्ट प्रभाकर। पत्रकार की एक अहम भूमिका होती है, वह अपना फर्ज बखूबी पूरा करता है। जान पर खेलकर आदिवासियों की पीड़ा को स्वर देने की लगातार कोशिश करता है। आंखों पर पट्टी बंधवाकर वेंकटेश्वर का साक्षात्कार लेता है और उसे अपने समाचार पत्र में स्थान देता है। अपने मालिक की धमकी भी सहन करता है। लेखक उसे उसके काम के अनुसार महत्व देने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। उसके चरित्र को कुछ और उभारा जाता तो और बेहतर होता। बहरहाल अजय का ये उपन्यास मैं भी भारत हमारे देश के उस हिस्से को सामने लाता है जिस पर कोई चैनल डिबेट नहीं करता, जो पेज 3 की सुर्खी नहीं बनता, जिस पर बुद्धिजीवी ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा नहीं करते। सरकारें, व्यवस्थाएं जिनकी जरूरतों को रेखांकित नहीं करती, इसके बारे में बात करने का एक ही कारण बनता है कि इसे लूटा कैसे जाए। इस उपन्यास की गिनती ताराशंकर बंदोपाध्याय के हंसली बांक की उपकथा, महाश्वेता देवी के महाअरण्य की माँ और मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास अलमा कबूतरी के समकक्ष रखा जा सकता है। हरियाणा के ही हिस्से में बैठकर उन लोगों के दर्द को समझने के लिए अजय सिंह राणा को बहुत बहुत बधाई। इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि लगातार जिस तरह से एक उपन्यास खासा चर्चा में है और पाठकों तक जाए और वो देश की व्यवस्था को, सरकारों की व्यवस्था को वो समझें तो बेहतर होगा। अंत में फिर से एक बेहतरीन लेखक, एक बेहतरीन उपन्यासकार अजय सिंह राणा को इस खासी चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।